अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद फवाद खुर्शीद के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाजरीन, कल अगले माली साल का बजट पेश किया गया था जिसमें अगले माली साल के कुछ अहदाफ सेट किए गए थे, जिनमें जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 4.8% रखा गया था, जबकि टैक्स कलेक्शन का हदफ 5,829 अरब रुपए रखा गया था। पीएसडीपी की मद में, जो कि गुज़श्ता बरस 650 अरब रुपए था, इस मरतबा बढ़ाकर इसको 900 अरब रुपए कर दिया गया है। दिफाई बजट 1,370 अरब रुपए रखा गया है, जबकि दूसरी तरफ आईएमएफ के साथ अभी मामला जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। देखना यह है कि वो हमें कायल करेंगे या हम उनकी बात मानने पर मजबूर होंगे। कैसे इन तमाम अहदाफ को हासिल किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर मोतीवाला साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सरमायाकारों के लिए और सरमायाकारी के लिए किस हद तक आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा बजट है ये फेवरेबल है? मैं ये समझता हूँ ओवरऑल जो है ना बजट को, अगर हम सारे डॉक्यूमेंट को देखते हैं ना, तो पीटीआई के जो पहले वाले बजट थे, इससे ये बजट बेहतर है। इसके अंदर एक डायरेक्शन जो है इन्वेस्टमेंट का भी है, जिसका आप पूछ रही हैं, और दूसरा जो है ना एक्सपोर्ट को बढ़ाने का भी उसके अंदर जो है ना डायरेक्शन मिलता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने का, उसको उसकी मराद, उसको इंसेंटिव, उनको रिक्वायर्ड फैसिलिटीज देने का भी नजर आता है कि उसके अंदर जो है ना ये इंडिया है, और एक डायरेक्शन की तरफ हमने, जो कि पूरी तरह से उसकी हेल्प नजर नहीं आती, लेकिन ये है कि बहरहाल जो है ना ये हम एक तरफ चल पड़े, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो है ना इकोनॉमी को जो है ना आगे बढ़ाना है। और मुझे ये भी लगता है थोड़ा सा कि देखें, जो आपकी जो इकोनॉमी को, जो आईएमएफ का जो एक बहुत बड़ा जो कंट्रोल था, जो पिछले दो सालों में भी था, जब इन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर साइन किया, वो भी मुझे थोड़ा सा हल्का होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब हमने परफॉर्म किया है, क्योंकि पहले हमने खुद भी आईएमएफ से मीटिंगें की थी, मैंने खुद की थी मीटिंग हेड ऑफ द आईएमएफ मिशन से, वो किसी तरह से भी किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे। जो बातें अभी हमें नजर आती हैं कि शौकत तरीन साहब ने मनवाई हैं या उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, और हमारी परफॉर्मेंस भी दिखाई है, क्योंकि जो कोविड के बाद का जो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। देखिए, हमको एक बात जो जहाँ ड्यू है वहां देना चाहिए, और हमको चांस मिला। कोविड जो है ना वो बहुत तेजी से फैला हमारे पड़ोसी ममालिक में, अल्लाह ने हमें महफूज रखा। फिर चाइना के अंदर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई, और ये दोनों बातों की वजह से हमें चांस भी मिला, हमारा एक्सपोर्ट हमने परफॉर्म किया, और 17.35% हमने जो एक्सपोर्ट के अंदर जो है ना हमने इजाफा रिकॉर्ड करवाया, विच वॉज अनप्रेसिडेंटेड जो आपकी उसमें हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट ने भी उसको सीरियसली लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने भी जो ये टफ की जो स्कीम है उसका इंडिया दिया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और टफ की जो स्कीम उन्होंने पिछले दिनों में जो दी, उसको आप देखें, उसकी वजह से तकरीबन कोई $2.5 बिलियन एक ये इन्वेस्टमेंट आई थी, जब मुशर्रफ ने एक बड़े पैकेज का ऐलान किया था, और उस वक्त ये इन्वेस्टमेंट आई थी। आज इसको इन्वेस्टमेंट, फिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक साथ पाकिस्तान में हुई है, और $2.5 बिलियन की वजह से आप समझ लें कि सिर्फ टेक्सटाइल को हमने एनालाइज किया है, तो एनालाइज करने के बाद हमको ये पता चला कि 30% नई कैपेसिटीज जो है ना वो इंस्टॉल हुई हैं। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का एक समझे सैलाब आया जो आया है इधर, और इन्वेस्टमेंट हुई है और मशीनें लगी हैं। अब जो आपका जो सवाल है उसमें तो ये है कि इन्वेस्टमेंट का पहलू तो जरूर है, इन्वेस्टमेंट आई है और इंशाल्लाह आएगी भी। लेकिन जो हमने बातें की ना जो वजीर खजाना से बजट से पहले, उनमें हमने एक बात हमने ये की, और हमने एक अपील भी दी अखबारों में, वो मैं आपके जरिए फिर उसको बावर कराना चाहता हूँ कि वो उस बात को उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन एक 12 पॉइंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने किन किन को इंसेंटिव्स देंगे उसकी एक लिस्ट दी है, जिसमें उन्होंने 10 के आगे तो सब कुछ लिखा है, लेकिन दो ऐसे शोबे हैं, एक टेक्सटाइल और दूसरा डेयरी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि टेक्सटाइल विल बी इंसेंटिवाइज्ड, और डेयरी के आगे भी यही लिखा है। तो वो उसका भी खुलासा नहीं है, लेकिन उसका खुलासा नहीं है, तो मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि देखिए 30% आपकी अपनी पॉलिसीज की वजह से हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमने बीएमआर किया है या नए प्रोजेक्ट लगाए। अब इन प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ये जरूरी है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिए गैस चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये दोनों चीजें जब चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आपने अपनी जो सब्सिडी दी है हमें $6.5 पर MMBTU जो आपने गैस देने का वादा किया है, और इसके अलावा 7.5 सेंट के ऊपर आपने बिजली देने का वादा किया है, उसको 30% आपने इंसेंटिव की रकम को बढ़ाना पड़ेगा। ये मुझे कहीं बजट में नजर नहीं आती। ये उनको, अगर आपका जो इंसेंटिव का जो आपका इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इन्वेस्टमेंट तो आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं रखना, हमने इसको एक्सपोर्ट में कन्वर्ट करना है।
हमने इसको प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है, हमने इसको जो है ना लोकल मार्केट की सेल्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि इन बाकी पेरिफेरेरिया के ऊपर भी तवज्जो दी जाए और टफ की स्कीम को फर्दर 3 साल के लिए कंफर्म किया जाए, और जो टेक्सटाइल पैकेज जो आया था और जब बैठ के उनसे बात की थी इंसेंटिव की, उसको भी अगले 3 साल तक के लिए, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर ने 12 उसकी यकीनदानी कराई है और वो उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, वो उसको करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ ये है कि देखिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट को मजबूत करने के लिए और भी कदम उठाए, लेकिन मैं आप जब प्रोग्राम आगे चलता है तो उसके भी मैं आपको सारी बातें उसकी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। उन्होंने किया है, लेकिन ये जो चीजें नहीं की हैं, देखिए अगर आप होल हार्टेडली कोई काम नहीं करते, आपने एक काम किया और अगर आपने किसी को खाना खिलाना है तो पूरा करें, फिर रोटी भी दें, फिर सालन भी दें, फिर थोड़े से चावल भी हो, फिर ऊपर कुछ मीठा भी हो। अगर ये सारा चीजें नहीं है तो कंप्लीट नहीं होता। फिर तो आप इसके अंदर भी बहुत इस बात की है, इसको पूरी तरह से होल हार्टेडली अडॉप्ट करें। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इन स्टेप से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जिस फॉरेन एक्सचेंज $6 बिलियन के आप IMF के कर्जे के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। हम आपको ये कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें दे दें, हम 2 से 2.5 बिलियन, ये टेक ऑफ स्टेज है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को एक मौका मिला है चाइना के एक्सपेंसिव होने की वजह से, पड़ोसी ममालिक के हालात की वजह से, और हमारा क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हैं, उसका एडवांटेज हमको लेने दें और ये सारी चीजों को हमको दें। हम आपको प्लेज कर रहे हैं, और आप प्लेज नहीं कर रहे सिर्फ, हम प्रैक्टिकली हमने प्रूव किया। देखिए आप इसको देखें कि हमने प्रैक्टिकली ये प्रूव किया कि पिछले महीने में जो आप अगर पिछला साल देखें तो वी हैव क्लोज्ड बाय इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट टू 17.35%। ये तो हमने प्रूव किया ना आपको। अगर ये प्रूव किया है तो आगे जब और मशीनें इंस्टॉलेशन में, पाइपलाइन में है, जब ये प्रोडक्शन में आएंगी तो जो मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर आप अपनी इंटेलिजेंस से, आप अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आप इसकी तस्दीक करें और फिर इस रकम को बढ़ाएं। सही, यानी आपका कहना है कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दें और उस पर जो है वो उसको इम्प्लीमेंटेबल बनाएं। अच्छा मोहम्मद जुबैर साहब, एक्सपोर्टर्स को जो इस बजट में सहूलियात दी गई हैं, क्योंकि उन्होंने एक काम करके दिखाया, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट में उनको इस दफ़ा सहूलियात दी गई हैं वो काफ़ी हैं उनके लिए, या मजीद भी दी जानी चाहिए? नहीं जी, हमने अभी आज एक मीटिंग, परसों को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे उसके बारे में, क्योंकि कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो बिल्कुल उन्होंने हमारी बात को मतलब यकसर जिक्र भी नहीं किया है। हालांकि हमारी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई थी, उसके अंदर जीरो रेटिंग को हमने रिवाइवल करने की बात की थी कि जीरो रेटिंग को रिवाइवल होना चाहिए। SRO 1125 को इन लेटर इन स्पिरिट जो है ना इसको आपको वापस लाना चाहिए। वो उन्होंने उसको जो है ना बिल्कुल टच नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर सरासर गुफ्तगू हो और हमको कन्विंस करें कि ये क्यों चाहिए। ये भी वही बात है कि जब 30% मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी तो मैं 30% मेरा पैसे ब्लॉकेड हो जाएंगे, और ये कभी हो नहीं सकता कि जो है ना हम जो है ना इसको दूसरे दिन किसी को आप जो है ना वो आप दे दें, उसको आप उसको आप रिफंड दे दें। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो हमारा टेक्सटाइल का जितना प्रोडक्शन है उसमें से 80% एक्सपोर्ट हो जाता है, तो 20% के लिए आप 80% को खराब कर रहे हैं और हमारी लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट हो रही है, कैश फ्लोज आ रहे हैं, कैश क्रंच बेइंतहा हो जाता है जब थोड़ा सा आगे पीछे होता है, कोई और डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि नो पेमेंट नो रिफंड वाली सिस्टम पर हमको वापस ले जाया जाए। दूसरा हमारा DLTL के क्लेम्स हैं। मुझे ताज्जुब ये है कि आपको मैं बताऊं कि 32 बिलियन के वो क्लेम हैं जो मैच्योर्ड हैं, जिसको FBR ने अप्रूव कर दिया है, स्टेट बैंक को भेज दिया, यानी 32 बिलियन अप्रूव क्लेम्स हैं। उसके अगेंस्ट में इस बजट में उन्होंने 20 बिलियन रखे। इसका मतलब क्या कि इस बजट के अंदर आप 20 देंगे तो बाकी जो मैं इस साल जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और जो 12 बिलियन बाकी के क्या हुआ अगले साल मिलेंगे, उसका एक खुलासा भी होना चाहिए, उसके लिए रकम बढ़नी चाहिए। अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको पैसों की ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए कि हम आपको फॉरेन एक्सचेंज भी ज्यादा ला के दे रहे हैं। और तीसरी जो बात की EDF की हमारी उनसे बात हुई थी, EDF एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेस होता है जो ये फंड ये कलेक्ट करते हैं ताकि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट की स्कीम्स में इस्तेमाल हो। इसके अंदर 58 बिलियन रुपए जो है वो पड़े हुए हैं जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे। हमने उनसे कहा कि क्राइसिस का पीरियड है, आप इसको फ्रीज करें, आप इसको अगले 2 साल के कलेक्ट ना करें, क्योंकि ये जो फंड है ये आप अगले 6 साल में भी खर्च नहीं कर सकते। तो वाइट टू कलेक्ट, तो उसके बाद उन्होंने कोई उसके ऊपर किया। फिर हमने जो विदहोल्डिंग टैक्स जो ये एक्सपोर्ट के स्टेज पे ये जो हमसे डिडक्शन करते हैं, वो हमने उनसे कहा था कि आप इसको 1% करते हैं, इसको आधा % कर दें इसको।
वो बच जाएगा, आधा % ये कम कर दें ताकि हमारा जो है ना कैश फ्लो बेहतर हो जाए, हमारी तो हम कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो जाए। दूसरा, टैक्स क्रेडिट के अंदर उन्होंने बड़ा जबरदस्त चेंज कर दिया, अचानक समझ में नहीं आया। अब उन्होंने टैक्स क्रेडिट में ये कहा है कि ये टैक्स क्रेडिट उनको मिलेगा जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, यानी जो नए प्रोजेक्ट हैं, जिनकी जमीन भी नहीं हो, पूरा प्रोजेक्ट भी नया हो। अब जो है ना, जिसका मतलब मैं अगर BMR करता हूँ, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन करता हूँ, तो मुझे नहीं मिलेगा, तो ये तो मेरे ख्याल है डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। और फिर एक उन्होंने नया काम कर दिया कि मशीनरी की इंपोर्ट को जो है ना वो फिर शेड्यूल में ले गए, यानी पहले हम 10% मशीनरी के ऊपर सेल्स टैक्स देते थे, 10% का हम PDC देते थे, यानी पोस्ट डेटेड चेक देते थे, और वो चेक हमको वापस मिल जाता था। अब जो है ना, ये उन्होंने कहा है कि नहीं, 17% पूरे भरने पड़ेंगे। हम यहाँ कैश फ्लो को ढूंढ रहे हैं, क्रेडिट लाइंस को देख रहे हैं, तो यहाँ जो है ना ये काम हो रहा है। इसको जो है ना नजरसानी, इन चीजों को करनी बहुत जरूरी है। ये उन्होंने जो है ना, और रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी के ऊपर उन्होंने माशाल्लाह बहुत मराद दी है, बहुत ज्यादा दी, लेकिन इसमें कई आइटमों को सिरे से छोड़ दिए। ये जो आइटमें छूट गई हैं, उनको नजरसानी करनी चाहिए। हम समझ रहे हैं, हमें वजीर खजाना ने कहा है कि जो ये सिलवटें रह गई हैं, मैं बजट के बाद बैठ के उसको कर लेंगे, लेकिन मैं जरूर बताना चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो है ना कमीशन एजेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो यहाँ के जो कमीशन एजेंट्स हैं, उनको जो है ना ये उनके ऊपर जो हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। वो काम भी नहीं हुआ। अब उनके ऊपर जितना कमीशन बनता नहीं उससे ज्यादा टैक्स है, तो वो तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने कहा ठीक कर देंगे। तो ऐसी बातें हैं जो कि अभी हल तलब है, उसको हल करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है ओवरऑल ये बजट जो है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का ये बजट है। और हम समझते हैं कि इसके अंदर अगर चीजें ठीक हुई तो इंशाल्लाह ताला जो है ना इट विल बी अ गुड बजट फॉर पाकिस्तान। सही। तो जुबैर साहब, PSDP की मद में जो 900 अरब रुपए रखे गए हैं, पिछले साल जो है वो 650 अरब रुपए थे, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो ये तरक्याती बजट जो है ये पूरा का पूरा जो है वो लगाती नहीं है हुकूमतें, और इस बार जब ये बजट एलोकेट किया गया है तो आप क्या समझते हैं कि कितना एक रियलिस्टिक है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये 900 भी यूटिलाइज नहीं होगा, 650 भी यूटिलाइज नहीं होगा, 300 रखेंगे तो वो भी यूटिलाइज नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं करना चाहती। वो कहते हैं जी मैं क्यों साइन करूं, कल मुझे नैब बुला लेगा, कल मुझे FIA बुला लेगा। तो कोई लेजिस्लेशन इस बिल के अंदर, बजट के बिल में होना चाहिए जिससे तरक्याती काम रुक रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि कल आप एक हाईवे का कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो बोला इसमें कल को जनस की वो आ जाती है कि भाई आप आ जाएं जो इसके अंदर शामिल थे। इवन हद तो ये है कि जो ऑनररी बोर्ड डायरेक्टर्स हैं उनको भी जो है नोटिस आती हैं FIA की, नैब की, और उसके अंदर गवाही के लिए बुला लेते हैं या कुछ और बुला लेते हैं या उसको अक्यूज कर देते हैं। तो इसकी वजह जो है ना ये है, इसकी वजह ये नहीं है कि काम नहीं करना चाहते। और दूसरा, गवर्नमेंट को सूट करता है कि अगर 900 रखे, बड़ा नाम भी हो गया, इसके बाद जो है ना आपने पैसे भी देने नहीं पड़े और वो आपको जो है ना वो कैश फ्लो भी ठीक रहा, तो ये विन विन सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए है। लेकिन मैं समझता हूं कि 900 बिलियन भी कम है। और आप ये देखिए ना, कराची के हवाले से कराची का पैकेज आया 1100 का, उन्होंने कल उसको अनाउंसमेंट किया कि 639 हमारे हैं, उसको हम खर्च करेंगे। कब करेंगे, क्या उसकी मोडालिटीज होंगी, क्या मॉडल्स ऑपरेंडी है, उसकी कमेटी में कौन है, स्टेक होल्डर्स हैं कि नहीं है, प्रोमिनेंट सिटीजन उसका पार्ट है कि नहीं है, हु विल ओवरसी ऑल दिस। तो अभी तक इसका कोई भी नहीं आया, 1 साल हो गया उसकी अनाउंसमेंट को। तो ये जो है ना, ये मामला जो है वो, अब आप सर्कुलर रेलवे की बात कर रहे हैं, आपने इस बजट में रखा है कि सर्कुलर रेलवे को हम बहाल करेंगे, फंड का नंबर नहीं है। तो ये चीजें तो पाकिस्तान में जो है इनको ठीक करना जरूरी है। शौकत तरीन साहब को चाहिए कि यहाँ भी तवज्जो दें और इसको ये जो मामला है जहाँ ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, जहाँ कंसर्न लोग अपना कलम चलाने को तैयार नहीं है, उसको भी देखना चाहिए। सही। उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको कैसे दूर किया जाना चाहिए? ब्यूरोक्रेसी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऑब्वियसली उन्हें, आपने भी कहा कि नैब बुला लेगा और जो है वो उनकी पेशी हो जाएगी तो वो जवाबदेह होंगे, तो वो इस डर से वो भी सिग्नेचर्स वगैरह नहीं करे, और इस तरह फिर हम देखेंगे कि जो तरक्याती बजट है वो वैसे का वैसे रह जाएगा जैसे अभी आपने भी कहा, और जो तरक्याती प्रोग्राम है वो भी नहीं शुरू होंगे और नए रोज़गार भी नहीं आएंगे, और जो है वो मुल्क की तरक्की जो है वो फिर पॉसिबल नहीं हो सकेगी। देखिए, वेरी सिंपल, इसका कोई यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। एक दफा इन्वेंट हो चुका है, आप अपनी अक्ल और होशियारी को एक दफा छोड़ दें। जो आप समझते हैं कि मलेशिया के अंदर बिल्कुल ठीक होता है, आप समझते हैं सिंगापुर में ठीक होता है, उनके लॉज
टेंडरिंग के लिए ला के यहाँ रख दे, कि उनका जो प्रोसीजर है उसको आप अडॉप्ट कर ले, उसको अडॉप्ट करके यहाँ ले ले। इट्स ना नैब आ सकेगा, ना एफआई आ सकेगा, ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ। देखिए यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको कट चाहिए। अगर इस लॉज को चेंज, जब तक आप फंडामेंटल चेंजेस in laws with regard to tendering of the public sector project ये नहीं लाएंगे, तब तक उसको कैसे सेफ्टी महसूस होगी? जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट है वो तो ज्यादा साइन नहीं करता, बोला मैं कुछ करूं नहीं और मैं फंस जाऊं। तो प्रॉब्लम ये है कि एक दफा आप इन कानून को पूरी तरह से आपको रिविजिट करना होगा, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस लाने पड़ेंगे और एक मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और उसके अंदर जो पीनल एक्शंस हैं और जो रिवॉर्डिंग एक्शंस हैं, उन दोनों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जहां पेनल्टीज हैं, जहां जो गलत करता है, मैं ये नहीं कहता कि जो है ना आप उसको खुली छुट्टी दे दें। हमारा पैसा है, इसको ट्रांसपेरेंटली यूज होना चाहिए। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। उनको भी, जो आदमी काम करना चाहता है, इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहता है, जो ब्यूरोक्रेट है, अगर वो हिस्सा लेना चाहता है और अपना काम करना चाहता है ईमानदारी के साथ, तो उसको रूम भी मिलना चाहिए। और जो बेईमानी करता है, जो इस पैसे बनाता है, उसके लिए पेनल्टी भी होनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं एक सक्सेसफुल मॉडल को अडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करते, क्यों नहीं करते? इतने सालों से क्यों नहीं करते? ये जब से ये नैब की वो कहानी आ रही है पिछले 5-7 साल से या 4-5 साल से, हम ये बात कर रहे हैं कि आप इसको छोड़ दें, एक नया मॉडल बनाएं जिसमें नैब को भी बिठाएं, जिसमें एफआईए को भी बिठाएं, एक दफा एक स्टेक होल्डर्स को भी बिठाएं, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बिठाएं, जो टेंडर के पोटेंशियल लोग हैं उनको भी बिठाएं, इंटरनेशनल टेंडर वालों को भी लें, और इसके बाद जो है ना आप इसकी एक फ्रेमवर्क बना के तो इसके बाद आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही, रीशेप करें यानी कि। अच्छा मोहम्मद जुबैर साहब, ये जो 5,829 अरब का जो टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा गया है, आपको क्या लगता है? पिछले साल हमने देखा कि 4700 अरब जो हैं वो कलेक्ट किए गए, तो क्या समझते हैं कि ये अचीवेबल है? ये कहाँ से कलेक्ट होगा? कभी भी कलेक्ट नहीं होगा ये। लेकिन बात ये है कि पिछले साल का कौन सा टारगेट पूरा हुआ है? इस साल का हो जाएगा। पिछले साल का जो टारगेट था वो 5.1 या 5.24 था, मुझे सही याद नहीं, लेकिन इतना ही था। लेकिन कलेक्ट तो हम शादियाने बजा रहे हैं 4.7, तो वो तो 400-500 बिलियन तो वैसे ही कम हुआ। तो अगले साल भी 400-500 बिलियन कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना आपने 1230 बिलियन का आपने जो है ना नया आउटले के अंदर न्यू कलेक्शन रखा है, एडिशनल कलेक्शन। 1230 का मतलब होता है 24% एक्स्ट्रा कलेक्शन। 24% एक्स्ट्रा कलेक्शन, मैं नहीं समझता कि यार इस मुल्क के अंदर आप इसको कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। ये जो है ना, ये मैं समझता हूँ इट्स एन ऑप्टिमिस्टिक टारगेट, जबकि आप खुद बता रहे हैं कि एग्जाम्पशन विड्रॉ करने से 160 बिलियन आएंगे और टोटल 368 बिलियन की उन्होंने कहा है कि एफबीआर के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो आएगी। 368 ये है, फिर आपका जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो ऐड हो जाएगा, फिर आपका ग्रोथ ऐड हो जाएगा, यही 3 चीजें ऐड होती हैं, तो उसके बाद बन जाता है। तो नंबर अगर आप ज्योमेट्रिकली करेंगे, मैथमेटिकली, तो वो शायद आ जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो। इसको जो है ना हमको ये इतना ज्यादा इन हालात में 24% और टैक्स कलेक्शन की बात करना ये मुनासिब नहीं होगा। इसका मतलब आप नॉन टैक्स रेवेन्यू में और डालेंगे, इसके बाद आप एड सोर्स के ऊपर और बढ़ाएंगे, या अगला मिनी बजट लेके आएंगे। इसके अलावा तो कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता। तो मैं समझता हूँ इट्स एन ऑप्टिमिस्टिक फिगर व्हिच दे हैव अडॉप्टेड, दिस इज नॉट ऑन। सही। तो जुबैर साहब, आईएमएफ वाला जो मामला है, आईएमएफ के साथ हमारी निगोशिएशंस तो वैसे हो रही हैं अभी, लेकिन हमने जो इस बजट में अहदाफ रखे हैं उनसे वो मुत्तफिक नहीं है। और उनका ये शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि वो ये चाहते थे कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें 150 अरब रुपया बढ़ा दें और एग्जाम्पशंस जो हैं उनको कम कर दें, और इस तरह जो है ना वो तकरीबन 200 अरब रुपया जो है वो तकरीबन रेज कर लें। लेकिन जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि हमने आईएमएफ को ये कायल करने की कोशिश की है कि जो हुकूमत है वो ब्रॉडनिंग करेगी और जो है वो नई पॉलिसी एक्शंस होंगे, जिससे जो है वो 264 जो बिलियन है वो आ जाएगा और 200 बिलियन जो है वो एनफोर्समेंट की मद में आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये पॉसिबल होगा? क्या आईएमएफ को हम कायल कर लेंगे या आईएमएफ हमें कायल कर लेगा? देखें, जो आईएमएफ जो बात कर रहा है, मैं यहाँ आईएमएफ को सपोर्ट करता हूँ। इसको आपको इन्फोर्समेंट से और नए लोगों को इंक्लूड करने से ही टैक्स कलेक्शन को ऊपर लेके जाना चाहिए। जो मौजूदा लोग टैक्स नेट में हैं, इनको फर्दर स्क्वीज करना वुड बी अ सुसाइडल अटेम्प्ट।
ये कभी भी नहीं करना चाहिए। आप ये देखें, ये उन्होंने जो एक्सपोर्ट के अंदर जो किया, हमने उसकी एक एनालिसिस की है कि एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट तो 17.5% बढ़ गया, लेकिन जब आपने जीरो रेटिंग हटा दी और आपने सेल्स टैक्स इंप्लीमेंट किया, तो जो छोटे लोग थे एसएमईज, वो उनके ऊपर कैश क्रंच इतना आया कि आपको 30% नंबर ऑफ पीपल कम हो गए। यानी एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन जो एक्सपोर्टर हैं वो 30% नंबर में कम हो गए। हजारों एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट का बिजनेस छोड़ दिया, इसके लिए कि वो उनके पास सरमाया इतना नहीं था। बड़ा तो बड़ा हो गया, लेकिन छोटे जो है ना, वो बिल्कुल वाइप ऑफ हो गए। ये ठीक नहीं है। इसी तरह से इनकम टैक्स की जब आप बात करते हैं, तो उसमें ये ठीक नहीं है कि आप इनकम टैक्स के रेट को बढ़ा दें। जरूरत इस बात की है कि हमें, मुझे तो शर्म आती है कि 22 करोड़ के मुल्क में अगर मैं किसी फॉरेन से बात करता हूं, तो मैं थोड़ा सा इस नंबर को बोलने में बड़ा झिझकता हूं और नहीं आता। When they ask me, what is the number of taxpayers in your country? जब मैं कहता हूँ 2.2 बिलियन, तो मेरे मुंह से नहीं निकलता कि 22 लाख लोग हैं। 22 करोड़ लोगों के मुल्क में 22 लाख लोग टैक्स पेयर, हाउ इट इज जस्टिफाइड? ये तो किसी सूरत में भी जस्टिफिकेशन किसी को दे ही नहीं सकते। ये बिल्कुल IMF की ये बात ठीक है कि आपके इस नंबर को ग्रो होना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए। और हमने एक बड़ा सीधा तरीका उनको बताया कि अगर आपने रजिस्टर करना है, तो एक तो आप देख लें कि हु इज लिविंग बियॉन्ड द मीन्स, आप देख लें कौन रह रहा है और वो टैक्स पेयर है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप एक बेंचमार्क लगा दें इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर कि चलिए आप 20,000 रुपए लगा दें, तो 20,000 रुपए जो जिसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है और कमर्शियल उसका मीटर है, तो आप, और उसका इंडस्ट्रियल मीटर है, तो यू शुड बी रजिस्टर्ड। इसमें दूसरी कोई बात ही नहीं, तो आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब ये पॉलिटिकल विल की बात है कि कितनी पॉलिटिकल विल है, लेकिन इट इज डेफिनेटली अचीवेबल। और ये जो नंबर्स है, इससे मैं अग्री नहीं करता। इट कैन बी मच मच मोर देन व्हाट दे आर सेइंग। 264 and 200 is a lower number which they are expressing, क्योंकि एक इन कामों के लिए एक पॉलिटिकल विल की बड़ी जरूरत होती है। वो पॉलिटिकल विल है या नहीं है, ये गवर्नमेंट को खुद देखना और सोचना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर मोतीवाला साहब हमारे थे। नाजरीन, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और ऑपोजिशन जमातों से जो है वो उनका मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी इम्तियाज़ अहमद शेख साहब। इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। इम्तियाज़ साहब, ऑपोजिशन ने बजट को मुस्तरद कर दिया है, अक्सर मुस्तरद किया है। मौजूदा बजट के किन किन पॉइंट्स पर एक्चुअली आपको इख्तलाफ है? देखिए जी, बजट तो एक कागजी कार्रवाई है जो कि वजीर खजाना साहब ने पेश कर दी। असल मसला तो यह है कि जब वो मार्केटों तक, आम लोगों तक, चीजों तक पहुंचे, इस वक्त मुल्क में तारीखी महंगाई है, तारीखी बेरोजगारी है, और ये सब का सब मतलब ये पॉलिसियां तो पिछले साल भी उन्होंने बातें की थी, इस साल भी उन्होंने एक बजट बना के कागजी कार्रवाई कर दी है, लेकिन इसका असल जो है वो मतलब ट्रांसलेट तो कि लोगों में तो पहुंचे, इसका कोई भी मैं नहीं समझता कि इसमें नहीं है। बिल्कुल ही फेल बजट है ये। आप देखिएगा कुछ 2 महीने के बाद इसके असरात, महीने के बाद असरात वही होंगे, बल्कि और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि मतलब लिमिटेड अंदाज में चीजें की गई हैं और मतलब सिर्फ बातें ही हैं, क्योंकि इनकी बातों से मतलब अभी लोगों का मतलब एतमाद उठ गया है। अब ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं और सिर्फ आदात का हेर फेर है कि उन्होंने बड़े सरमाएदारों को और कारखानेदारों को तो रिबेट दे दी, ये चीजें दे दी हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। लेकिन इम्तियाज साहब, जो कुछ कारोबारी हजरात हैं और मौसमी माहिरीन हैं, वो कह रहे हैं कि ये अवाम दोस्त बजट है और जो है, लेकिन साथ ही कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये काबिले अमल तो है, लेकिन इसको काबिले अमल बनाया जा सकता है या नहीं, ये हुकूमत को देखना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि असल मसला बजट का नहीं है, बल्कि हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत पर एतमाद नहीं है, उसकी वजह से जो है वो अपोजिशन इसे मुस्तरद कर रही है? देखिए, लोगों का एतमाद, मैंने पहले कहा, लोगों का उठ गया है ना, क्योंकि इनकी गवर्नेंस इतनी नाकाम गवर्नेंस है। इतने चेयरमैन CBR उन्होंने चेंज किए, इतना उन्होंने हदफ बनाया कि हम इतने टैक्स पेयर्स बढ़ाएंगे, आज तक बढ़ सके, कितने बढ़े आप देख लें, और उसका रिजल्ट क्या निकला। और मतलब इस तरह की बातें तो ये 3 साल से करते आ रहे हैं इनके लोग, इनके लीडर्स। अच्छा, हफीज शेख के साथ क्या असर किया? 2 दिन पहले वो बेहतरीन काम कर रहा था, उसको कहा था कंटिन्यू करें। इलेक्शन के बाद जब वो इलेक्शन हार गए, 3 दिन के बाद उनको नाकाम पॉलिसियां बनाने पे और महंगाई का जिम्मेदार करके इसको निकाल दिया। इन पर कोई ना ट्रस्ट कर सकता है, ना इनकी बातों पे किसी को यकीन है, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को मतलब एक अपने हिसाब से इस्तेमाल करके फिर निकाल देते हैं अपना मतलब निकालने के बाद। लेकिन
असल में गवर्नेंस का मसला है। इनको ना तजुर्बा है, ना इनको पता है कि क्या किस तरह मुल्क चलता है। अब 3 साल में तो लोगों ने देख लिया ना जी। एक पॉलिसी बता रहे, शुगर की प्राइस कम करेंगे और इंक्वायरी होगी और ये होगा। शुगर वही वही की वही आप देखें, 90 रुपया, 100 रुपया, पता नहीं 100 से भी ऊपर जी, कभी 100 कभार रुपए। चली जाती है। गंदम का आप हाल देख लें। मतलब जो बेसिक हमारा खाने का जो मतलब वो आइटम है, उसके अशर आप गंदम, उसका अशर आप देख लें। मतलब कोई एक चीज तो बताएं। पेट्रोल की आप देख लें, एनर्जी में देख लें, एलएनजी में देख लें कि जब वक्त था सस्ता मंगाने का, सस्ता उन्होंने नहीं मंगाया। अब उसका मतलब असरात आ रहे हैं। और अभी तक बिजली का मामला जो है, कल तो बहुत ही जाहिर हो गया। तो अपना जो वो कहते थे कि लोड शेडिंग नहीं, वजीर एनर्जी जो है वो कह रहे थे कि जी लोड शेडिंग खत्म हो गई। आज भी 18 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है पूरे सूबे में। कराची में लोड शेडिंग चल रही है। डिफेंस के इलाकों में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ लोड शेडिंग। देहातों की और छोटे शहरों की बात तो छोड़ दें आप। तो मेरा मतलब है कि ये इनकी किस बात पे एतबार करेंगे आप? तो मतलब सही, हमें तो कोई एतबार। लेकिन सर ऑपोजिशन की तरफ से यकसर मुस्तरद कर देना भी तो इम्प्रैक्टिकल सी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल ही जो भी हुकूमत हो, हर साल ही बजट जो है वो ऑपोजिशन की तरफ से मुस्तरद किया जाता है। बहुत कम ऐसे होता है कि वो कंसेंसस के साथ जो है बजट अप्रूव हो। तो लेकिन फाइनली बजट जो है वो अप्रूव हो जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको पॉइंट वाइज उस पर वहाँ पर डिस्कशन करनी चाहिए थी, ताकि आवाम के लिए कुछ ना कुछ सहूलियात निकाली जा सकती? देखें जी, इसमें 3 साल से जो कह रहे हैं ना कि अपोजिशन मुस्तरद करती है, तो उसका रिजल्ट आ गया ना जी। आप देखें, इतनी महंगाई कभी हुई है पाकिस्तान जितनी आजकल है। असल में तो आम आदमी तक वो चीज पहुंचे, फायदा पहुंचे ना। मतलब ये सिर्फ बातें तो ना करें। वो महंगाई का हशर जो अब इस वक्त लोगों का हशर है, वो आप देख लें कि कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। लोगों की कुव्वत खरीद कहाँ तक रह गई। तो मतलब ये जो 3 साल से कहते आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही कहते आ रहे हैं ना। और अभी भी हम यही कह रहे हैं कि ये बातें तो बड़ी करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, लेकिन जब आखिर में नेट रिजल्ट आएगा तो आप देखें ग्रोथ का हाल भी देख लें। अभी उन्होंने एक इन्फ्लेटेड फिगर्स बना के दे दिए हैं, 4.8 और 3.8 फिगर दे रहे हैं कि इतना हम कर लेंगे, इतना हो गया। और आप बताएं कि किस तरह मुमकिन है कि इतने छोटे अरसे में ये अपना इतना इतना ग्रोथ रेट हासिल कर लें जी। अल्लाह करे कर लें, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हम तो समझते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि न उनको तजुर्बा है और ये मुकम्मल तौर पे अपना इनके अपने अपने हलकों में इनके अपने वजीर कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है। और ये मतलब इतने बड़े बड़े स्कैंडल, इतनी चीजें सब हो रही हैं, तो सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं है। उसकी बजट से हमें तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। और आने वाले दिनों में ये साबित भी हो जाएगा कि महंगाई भी और बढ़ेगी और चीजों का जिस तरह इन्होंने मतलब प्लान किया कि इतने हम टैक्स नेट में इतने लोग लाएंगे, इतना टैक्स बढ़ेगा, इतना फला सेक्टर से इतनी हम आमदनी करेंगे, कहीं भी पूरा नहीं होगा। इससे पहले भी उन्होंने हदफ खुद मुकर्रर किए थे कि किसी चीज में अपना हदफ पूरा नहीं कर सके। लेकिन इम्तियाज साहब, जो मेरा पॉइंट है ना वो ये है कि देखें, जैसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात हुई कि 10% जो है वो इजाफा किया है। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज भी कर रहे थे पार्लियामेंट के बाहर कल। लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 30% जो है वो कम अज़ कम जो है, क्योंकि गुज़श्ता साल भी जो है उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया था, तो इस दफ़ा जो है 30% कम अज़ कम किया जाना चाहिए था। तो यही बात अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पर वो बात करते तो वो ज़्यादा मुअस्सर साबित होती और इससे जो है सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा भी पहुँचता। देखा जी, पार्लियामेंट में तो ये आएगा ना, बजट बहस के लिए आएगा तो जरूर बात करेंगे, अपोजिशन जरूर बात करेगी। बिलावल साहब ने बात की, सही बात की। और ये तनख्वाहें बढ़ा के एहसान नहीं किया। ये आप पुराने बजट उठा के देख लें, मतलब मुख्तलिफ हुकूमतों से लेकर अब तक हर एक साल छोड़ के अगले साल बजट में इजाफा होता है। 10%, 5% जो भी इजाफा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन उस हिसाब से बढ़ता जाता है, चीजें बढ़ती जाती हैं। लेकिन अभी इस अंदाज से 10% तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोग अपने घर के खर्चे पूरे कर सकें। इसलिए चेयरमैन ने बिलावल साहब ने जो बात की है 30% की, बिल्कुल उन्होंने महंगाई को रख के सामने किया है। फिर भी लोगों के हालात तंग होंगे, लेकिन फिर शायद कुछ गुजारा हो जाए कि मतलब अपना घर का खर्चा पूरा कर सकें। तो मतलब ये कोई तनख्वाहें बढ़ा के एहसान नहीं किया उन्होंने। ये तनख्वाहें हर वक्त बढ़ती रहती हैं और ये मतलब फिर सूबों को ट्रांसफर कर दी जाती हैं, सूबे उस हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा मतलब है कि वो इतना बड़ा कोई काम नहीं किया कि जिसपे मतलब उनकी तारीफ की जाए। लेकिन जो उन्होंने हदफ मुकर्रर किए हैं मुख्तलिफ टैक्सेस वसूल करने के, टैक्स रेट बढ़ाने के, और मतलब अपनी मुआशी पॉलिसियाँ जो उन्होंने कहा है कि हम काश्तकारों को इतना देंगे और मतलब लोन देंगे और घरों पे देंगे। अभी आने वाले दिनों में देख लेना घरों की क्या पोजीशन है, 50 लाख घर किधर है, नौकरियां किधर हैं। मेरा मतलब है कि सब बातें ही हैं और अभी इस पर भी बातें ही रहेंगी। हम आने वाले दिनों में और साबित हो जाएगा, जो हम सब बात कर रहे हैं, जो हमारे चेयरमैन बात कर रहे हैं, जो हमारे और बाकी अपोजिशन के दोस्त बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ सामने होकर आपके आ जाएंगी।
सही। तो जो ऑपोजिशन की यानी कोशिश है कि बजट पास ना हो सके, इसके लिए ऑपोजिशन जो है वो क्या लाया है अमल इख्तियार करने जा रही है? देखें जी, अब ये तो बिलावल साहब ने तो हमारे अपने जो एमपीएज वगैरह हैं उनको तो कह दिया है कि वो अपना ताउन करेंगे पूरा शहबाज शरीफ के साथ और अपोजिशन के साथ, और वो स्ट्रेटेजी वहाँ बनेगी। इस वक्त तो कोई मैं नहीं कह सकता कुछ, ये तो पूरी हमारी क़यादत है वहाँ कौमी असेंबली में ऊपर वो बैठ के बनाएगी आपस में अपोजिशन के साथ मिलकर, और जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगी पार्टियां जो उनके साथ हैं मदद करेंगी। और मतलब एक प्रेशर होता है कि जी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई मतलब रायत मिल जाए, चीजें बेहतर हो जाए, लोगों को फायदा हो। और जैसा आपने पहले कहा ना कि अपोजिशन असेंबली में बात करें, असेंबली में तो अभी शुरू होगा ना 2 दिन के बाद इस पे बहस शुरू होगी, तो लाजमी सब बोलेंगे, अपने अपने बातें करेंगे, और वहाँ भी इस मसले को उठाया जाएगा और हर फोरम पे इस मसले को उठाकर उजागर किया जाएगा जो उनकी नाकाम मुआशी पॉलिसियाँ हैं, जिसकी वजह से लोग मुआशी तकालीफ में इस वक्त मुब्तला हैं, उनको जाहिर किया जाएगा। सही। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने आज एक बात की है, उन्होंने सिंध के हवाले से उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अपील उन्होंने की है कि आर्टिकल 148 अप्लाई करे, और अगर नहीं तो सिंध और कराची की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाएगी। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि सिंध को 15-1600 अरब रुपए मिले, लेकिन वो कहाँ लगे ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जी फवाद चौधरी अब इस्लामाबाद में बैठ के सिंध के चीज़ों को तो नहीं दे सकते, आ जाएं इधर, और 148 का इस तरह का मुतालबा करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और यहाँ आ जाएं, मेरे साथ चलें, मैं उनको दिखाता हूँ कि पैसे कहाँ लगे। सिंध के रोड देख लें आप, सिंध की अस्पतालें देख लें, सिंध की चीज़ें देख लें, लेकिन और बाकी जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने खर्च किया है सिंध में, और वो आके इधर आके बैठ जाए हमारे साथ चलें, हम उनको दिखाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद के में बैठ के दूरबीन से तो नजर नहीं आएगा, यहाँ आए तो खुद को खुद नजर आ जाएगा, हम उनको दिखाएंगे, हम उनको साथ जाने को तैयार हैं। सही। इम्तियाज साहब, हुकूमत जो है वो इंतखाबी इस्लाहात की बहुत बात कर रही है और इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहती है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इस पर? देखिए जी, इस वक्त गवर्नमेंट को अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। वो एक तरफ की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाई जाए पहले भी, क्योंकि इससे एतमाद का फुकदान है पूरा, और ये पूरा इस तरह नहीं होगा कि सिर्फ ऑर्डिनेंस के जरिए एक चीज़ का वो उन्होंने फैसला किया और इलेक्ट्रॉनिक मशीन का या अपना ई वोटिंग के जरिए से वो करेंगे। वो जब बैठेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी, सिर्फ असेंबली वाली नहीं, बाहर वाली पार्टी जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेती है, सब बैठ जाएं और इस पे रिफॉर्म्स की बात करें। वन वे रिफॉर्म्स तो नहीं हो सकते ना कि मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाएंगे और हम फैसला करेंगे। लेकिन ऑपोजिशन तो कह रही है कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन ही तो इलेक्शन कंडक्ट करना है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सबको बुला ले, बात कर ले। इलेक्शन कराना तो उनकी जिम्मेदारी है ना। इलेक्शन के लॉज जो इस्लाहात जो है वो ओके करेंगे, तब जाके गवर्नमेंट और मुख्तलिफ। लेकिन उस पर बहस तो पार्लियामेंट में होगी ना पहले। बिल्कुल पार्लियामेंट में होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो उसको एतमाद तो लेना चाहिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट का, मैंने कहा ना, एतमाद का फुकदान है। गवर्नमेंट पर किसी को एतबार नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जितनी चीजें हुई हैं उसमें मतलब वो अपनी बात से पूरा नहीं रखते। हर चीज मतलब जिस तरीके से हैंडल किया गया है अपोजिशन को पिछले 3 साल में, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलते। तो कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो अपोजिशन है वो हुकूमत से इस बात का बदला ले रही है कि उन्हें जो है वो नैब के चक्कर लगवाए हैं और जेलों के चक्कर लगवाए हैं और उनसे सियासी इंतकाम लिया है? कहीं अब अपोजिशन तो बदला नहीं ले रही। जो तारीख है, जो सियासी इंतकाम की तारीख है, वो तो आप देख लेना, उसमें तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं। कोई एक आदमी बयान देता है, अगले दिन उसको नोटिस आ जाता है, न वो FIA हो, अपने FIA को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। तो मतलब इसमें जो अपोजिशन बात करती है वो आप देख लें, जो जजेस बात कर रहे हैं वो भी आप देख लें आजकल क्या बातें हो रही। तो मतलब इसमें फिर आप सूरत हाल तो ऐसी है कि जिस पर ट्रस्ट तो हुकूमत पे नहीं किया जा सकता ना। जरूर फिर जब ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर उनके साथ बैठकर बात करने का कोई फायदा नहीं। तो यानी आपका कहना यह है कि ऑपोजिशन इसलिए उनकी तरफ से जो ऑफर्स आती हैं या जो इस्लाहात की बात होती है उसको रिजेक्ट करती है कि उन्हें उन पर एतमाद नहीं है। एतमाद नहीं है, और उन्होंने इस तरह का माहौल रखा ही नहीं है कि अपोजिशन को साथ लेके चलें, बात करें, क्योंकि अपोजिशन और गवर्नमेंट एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और अपोजिशन के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं होती, वो सिस्टम नहीं होता। जमहूरियत का तो मतलब यही मेन उसकी खूबसूरती है कि अपोजिशन उसमें होती है और वो अपना किरदार अदा करती है। यहाँ अपोजिशन को कुचला जा रहा है, अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनको मतलब असेंबलियों में नहीं लाया जाता। जिस तरह की बात वज़ीर आज़म करते हैं तो वो तो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है ना।
सही। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के एक बयान पे मैं बात करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि अगले 7 साल भी ये लोग ऐसे ही बैनर उठाकर खड़े कोने में मिलेंगे। जो फवाद चौधरी साहब हैं, ये अपने इतने वसूख से ये कैसे बात कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में जीतने की बात क्यों कर रहे हैं? ये हुकूमत में जब होते हैं ना वजीर, उनकी आंखों में पट्टी आ जाती है, तो इस तरह की बातें ही करते हैं। तो आप देख लेंगे ना, पहले शिबली फराज साहब किधर हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत ज्यादा बातें करते थे, वो चले गए तो खत्म हो गई बात। लेकिन वो तो वजीर थे ना, वो तो, ये तो हुकूमत की बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ ना जी। जब हुकूमत में वजीर होते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं, और फिर ये वक्त जो है किसी का नहीं रहता, ये लोग सब देख रहे हैं। अल्टीमेटली हर किसी को अवाम के पास जाना है और अवाम से ही फैसला लेना है। ये सिर्फ ऐसी बातें होती हैं सिर्फ अपनी लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए, या ऐसे अपनी नंबर बनाने के लिए अपनी लीडरशिप के पास। इस तरह का कोई सियासत से इस चीज़ का ताल्लुक नहीं है। सही। और IMF के मामले पे आप क्या कहेंगे कि इस वक्त बेस्ट ऑप्शन क्या है, कि IMF से निकल जाया जाए, या फिर जो है उनके साथ जो है वो कुछ अपने कंसर्न्स के साथ, अपने जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं उन पर बात की जाए? वहाँ पे कल वजीर खजाना साहब की जो थी पोस्ट बजट के बाद जो उनके इंटरव्यूज थे जी, उनका निकलने का इरादा तो नहीं है ना? ऑब्वियसली वो तो कह रहे हैं निकल ही नहीं सकते जी, निकल ही नहीं सकते। कैसे निकलेंगे इन हालात में? जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी सूरत को नीचे धकेल दिया है, इस वक्त तो निकल ही नहीं सकते। इस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब उनसे निकल सके। सही। तो इम्तियाज साहब, एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया कि जिस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फौज को नून लीग के दौर में ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया था। तो आप इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए जी, फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है, और फौज जो है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करती है, और फौज सिविल मैटर्स में भी मदद करती है, तो हर मुश्किल वक्त मदद करती है। जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो जो डिपार्टमेंट उनके वो डिफेंस डिपार्टमेंट बना के भेजता होगा, उस पर पूरी बहस होती है, उसमें कटौती भी होती है, वो भी होती है। मुझे इस वक्त अंदाजा नहीं है कि क्या था। जो भी उनकी जरूरत हो, फौज की जरूरत तो पूरी जरूर करनी चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया इम्तियाज अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफिज़ नासिर।